हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम पेपर के बारे में कई ऐसी बातें जानेंगे जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम पेपर से पहले, एग्ज़ाम पेपर में और एग्ज़ाम पेपर के बाद। आज इस लेक्चर में कई ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, और यदि आप इनका ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम भी बन जाए। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये तय समझ लीजिए कि आपका अब जो सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल चीज़ है, सिलेक्शन के लिए जो भी कुछ रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, पेपर में आपका पॉजिटिव माइंडसेट और पेपर से पहले की गई एक्टिविटी। ठीक, जितनी भी प्रिपरेशन आप कर सकते थे, जितनी भी न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते थे, जितना भी कंटेंट आप पढ़ सकते थे, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब वो भले ही कितना भी परसेंट हुआ हो, वो एग्ज़ाम पेपर से खास कोई अब लिंक कर ही नहीं रखेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज आप अपने प्रिपरेशन का नहीं बढ़ा पाओगे। जितना कंटेंट आपने पढ़ा है वो इनफ है। अब उसका रिवीजन यदि आप कर सकते हो तो कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। एग्ज़ाम पेपर के माइंडसेट से क्या मतलब होता है? एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है, और इस आर्ट को हम कभी कभार नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम पूरा टाइम कंटेंट पढ़ने में निकाल देते हैं। एक स्टेटमेंट हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि हम 3 घंटे के लिए जो कंटेंट है उसको पढ़ने में लगभग 1 साल, 2 साल, 6 महीने लगा देते हैं, लेकिन 3 घंटे में क्या करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। जबकि युद्ध की आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन युद्ध कैसे लड़ोगे उसकी रणनीति आपके पास नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है, उसके नए नए सिनेरियोज आपके पास नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसा करूँगा, वैसा हो गया तो वैसा करूँगा। तो और एट द मोमेंट आपको डिसीजन वहाँ नहीं ले पाओगे तो युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चाणक्य सर बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं कि सैनिकों की संख्या से कभी भी बैटल के रिजल्ट्स नहीं निकलते। मतलब जितनी ज़्यादा सैनिकों की संख्या होगी, जरूरी नहीं है कि उस युद्ध का रिजल्ट पक्ष में आए। हो सकता है कम सैनिकों की संख्या वाला अच्छी रणनीति से बहुत अच्छा युद्ध जीत पाए। तो इसका मतलब यह है कंटेंट कभी कभार कम भी होता है, लेकिन पेपर देने का तरीका बहुत बेहतर है, तो सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एग्ज़ाम पेपर में क्या क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर बताएंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस कब करने हैं, और लास्ट में बताएंगे कि पेपर के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, पेपर में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपने यदि पेपर दिए होंगे, एग्ज़ाम पेपर कंपटीशन के अटेम्प्ट किए होंगे, तो आपके संग ऐसा हुआ होगा। कई भी कभार क्या होता है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं, जिस तरीके का कंटेंट हम पढ़ के जा रहे हैं, उस तरीके का कंटेंट एग्ज़ाम पेपर में देखने को नहीं मिलता। होता यूँ है कि जब कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटे तक आप उस पेपर से जुड़ नहीं पा रहे हो, आप उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आपका डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल पे होता है, चरम सीमा पे होता है। और इससे होगा क्या, अब आपको उस समय एक ही फीलिंग आती है कि मैं पेपर छोड़ के जा रहा हूँ, या मैं पेपर छोड़ के जा रही हूँ, मेरे को देना ही नहीं है ये पेपर। ये सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट है। किसी भी सिचुएशन में आपको पेपर नहीं छोड़ना है, या पेपर छोड़ने जैसी बात नहीं सोचनी है। उसमें सिलेक्शन के लिए जो चांसेस हैं वो लास्ट टाइम तक होते ही हैं। आपके पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पेपर के पहले मिनट से और आखिरी मिनट तक आप उस पेपर से जुड़े रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, चाहे कितना भी कंटेंट आपके पक्ष में हो, चाहे कितना भी कंटेंट आपके पक्ष में ना हो। इस बात को विशेष ध्यान रखना। जब भी ऐसी सिचुएशन बने, आपसे लगातार 10 क्वेश्चन ना हो, 20 क्वेश्चन ना हो, तो आप हमारी इसी बात को याद रखना कि पेपर में आखिरी तक मुझे प्रयास करना है। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहे हैं तो मुझे अप्रोक्सीमेट लगाने हैं, लेकिन पेपर को छोड़ने जैसी जो प्रॉब्लम है खुद को, वहाँ पे हम कभी कभार क्या करते हैं, खुद को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा था कि पढ़ ले, तू पढ़ा ही नहीं, तो ये बात खुद से ही हम कह रहे होते हैं। हम टाइम पास क्यों किए, हम अच्छी जगह क्यों नहीं पढ़े, हम उस जगह गलत चले गए, वो टाइम हमारा ख़राब हो गया। कई सारे नेगेटिव जो थॉट्स हैं आपकी प्रिपरेशन को लेके, वो आपके माइंड में उस समय आते रहेंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम का टाइम है, वो इतना प्रीशियस टाइम है, उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे थॉट को लाना भी नहीं है, ये सोचना है जो होना है वो हो गया,
जो मुझे करना था घर पे एग्ज़ाम पेपर से पहले वो मैंने कर दिया। अब इसमें मुझे क्या करना है, इस पेपर से ही मुझे कुछ लेके जाना है। अब 90 नंबर नहीं आ रहे हैं तो 85 लेके जाने हैं, 85 नहीं आ रहे तो 80 लेके जाने हैं। कहने का मतलब 3 घंटे को जो भी आपका पेपर का टाइम है उसको एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगली बात पे। तो हमको उम्मीद है आपसे कि आप एग्ज़ाम पेपर को लास्ट पॉइंट तक करेंगे और जितना भी अप्रॉक्सीमेशन उसमें लगा पाएंगे, जितना भी दिमाग उसमें लगा पाएंगे, जितना भी आपने कुछ पढ़ा है उससे पेपर को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अब कवर कैसे करना है, पहले कौन सा पार्ट करना है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ये बात भी जानने की है कि हम कभी कभार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो उस पेपर के लिए रिलेवेंट नहीं होती, उस पेपर के लिए बहुत सही नहीं होती। ठीक है, ज़िंदगी जीने के 3 ही तरीके हैं और इन 3 तरीके को फॉलो यदि आप करते हो तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। लाइफ में आप हर एक एग्ज़ाम को, हर एक लाइफ के एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। 3 बातों में सबसे पहली बात यह है कि नेवर सेटिस्फाई इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में कभी संतुष्ट मत होना। आपका पेपर अच्छा हो ना हो, बहुत अच्छा हो ना हो, आपके जीवन में कितना भी अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कभी भी किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होना। और ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट बहुत बड़े साइंटिस्ट का है, दैट इज़ द थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और ये हम बड़ा अप्लाई करते हैं और आपको भी बराबर अप्लाई करना है। ये जो बहुत भार भ्रम फैला हुआ है ना कि इच्छाएं ख़त्म कर दो, आपको सुख की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, ये कोरा झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो गई उस दिन बस श्वासें चल रही हैं, बॉडी तो मर चुकी है। आपको यदि भगते रहना है, आपको यदि काम करते रहना है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नई नई इच्छाएं पालें, लेकिन इच्छाएं आपकी तरक्की के लिए होनी चाहिए। कहे मेरे को सिगरेट पीने की इच्छा पालनी है तो ये कोई इच्छा थोड़ी होती है, ये तो नेगेटिव हैबिट है जो आपको ख़त्म कर देगी। इच्छाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मेरे को बहुत बड़ा काम करना है, या मुझे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना है, या मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। कुल मिला के नई नई इच्छाएं होनी चाहिए, चाहे जॉब मिले या ना मिले उसके बाद भी। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है लाइफ को जीने का, वो बड़ा ही शानदार है। उसको यदि फॉलो करोगे तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि आपको लोड उन चीज़ों का लेना है जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में ही नहीं है उनका आपको लोड लेना ही नहीं है, उनकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। ये बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत जगह सुना होगा, लेकिन इसको अप्लाई करते ही नहीं है। इसको अप्लाई करते ही नहीं है। जैसे बहुत बार हम आपको बताएं, आप पढ़ के जा रहे हो घर से, ठीक है, और एग्ज़ाम पेपर में जो आप फॉर्मूला पढ़ के गए थे उसमें से कोई जो क्वांटिटी है वो रह गई, या फिर आप भूल गए उस फॉर्मूले को, या उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा, उसकी एग्जैक्ट प्रोपोर्शनलिटी आपको याद नहीं आ रही, तो उस समय आप क्या करोगे, खुद को टॉर्चर करोगे कि कैसे याद नहीं आ रहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। इस तरीके से आप बातें करोगे। आपका काम क्या था, याद करना, आप कर दिए ना। अब भूल गए तो भूल गए, रोबोट थोड़ी हो जो नहीं भूलेंगे। रोबोट है, मशीन जो कभी नहीं भूलती, जो डाटा फीड कर दिया वो रहेगा। आप तो इंसान हो, भूलने की पॉसिबिलिटी भी होगी, हो सकता है भूल भी जाओ, तो वहाँ लोड नहीं लेना। भूल गए तो भूल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, भूल गया तो क्या करोगे, फिर रोबोट बनोगे क्या, रट लो। तो आपको क्या करना है, डिप्रेशन को रिलीज़ करने वाली बातें करनी है, बढ़ाने वाली नहीं कि मैं नहीं भूलूंगा, भगवान मेरे साथ है। भगवान तो इस दुनिया में सबके साथ है। आप अच्छा करो तो भी साथ है, बुरा करोगे तो भी साथ है। और बुरा करने पे क्या होता है, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको अपने दंड पे छोड़ देगा, लेकिन अच्छा करने वाले की वो हेल्प भी करता है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, आपको लोड नहीं लेना है। एक बात और हम बताएं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, यदि आप रिलेट कर पाओ तो। कभी कभार हम किसी बस स्टॉप पे वेट करते हैं, माना 10 बजे किसी बस का, ट्रेन का या फ्लाइट का टाइम है और वो लेट हो रही है, तो हम खुद को कितना परेशान करते हैं, क्यों नहीं आ रही है ये, आज ही रुकनी थी, देखो मैं आज आया इसलिए लेट हो गई, यदि मैं लेट हो जाता तो ये जल्दी आ जाती। खुद से इस तरीके की बातें करते रहते हैं, खुद को पजल्ट करते रहते हैं, जबकि बस का आना आपके हाथ में है ही नहीं। आप पहुंच गए, बस आपके लिए इतना ही बहुत है। तो टेंशन कहाँ करनी है आपको, टेंशन कहाँ नहीं करनी है आपको, जब एग्ज़ाम पेपर में आप भूल जाए। रिलैक्स रहो, अच्छे से काम करो। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप एग्ज़ाम पेपर में एक बात का विशेष ध्यान रखें
कि जो भी गॉड का डिसीजन आए, जो भी गॉड का डिसीजन आपके लिए होगा वो आप एक्सेप्ट करोगे विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कभी कभार उसका किया गया जो काम है, उसका दिए गए जो डिसीजन हैं वो हमको एट प्रेजेंट मोमेंट में उस समय जो उपस्थित परिस्थिति हैं उसमें समझ में नहीं आते, वो बाद में समझ में आते हैं। क्योंकि हमको पता है जब आप एग्ज़ाम पेपर दे के बाहर निकलोगे तो स्क्रीन पे आपका रिजल्ट होगा, और रिजल्ट जब आपके पास होगा तो वो लेस देन 90 होगा या ग्रेटर देन 90 होगा, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब या तो आप एमपीटेट को क्वालिफाई करोगे या क्वालिफाई नहीं करोगे। ना करने वाले ने यदि मेहनत नहीं की है तो फिर तो वो लोड लेगा भी नहीं। यदि आपने मेहनत की ही नहीं, आप पढ़े ही नहीं, तो लेस देन 90 आना ही चाहिए। और यदि आपने मेहनत की है उसके बाद भी लेस देन 90 आया है तो आप उसके डिसीजन में क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। आपके लिए कुछ बेहतर प्लान हो ही रहा है, क्योंकि इस दुनिया में वही एक ऐसा है जो किसी की मेहनत को नहीं रखता। आप कहेंगे सर आप साइंस के आदमी हो, ये क्या फिलॉसफी की बातें कर रहे हो। लाइफ साइंस पे बहुत ज़्यादा नहीं चल सकती। साइंस से हम दिन में 8 घंटे 10 घंटे जुड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 14 आवर हैं, जब बाकी के जो 14 घंटे हैं वो हमें समझदारी के साथ ही निकालने पड़ते हैं। वो समझ से ही चलेंगे। और ये समाज, ये दुनिया, पैसे का यूज, पैसे का मिसयूज, ये सारी बातें फिलॉसफी की मान लो, आप एथिक्स की मान लो, आप नैतिकता की मान लो या कोई और मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3 बातें आपको याद हो गई और आपको इस बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर पे। आपके एग्ज़ाम पेपर में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने शायद लेक्चर में बात भी कर ली है इसके बारे में, पर रिपीट कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, दैट इज़ 30 और 120। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, ये आपको पता होगा, मेजर पार्ट है फिजिक्स का, और ये माइनर कह सकते हैं या इसको जीके वाला पार्ट कहते हैं। बाकी का इसमें आएगा तो काफ़ी मटेरियल। हमारी प्रायोरिटी ये है, हमारी इच्छा ये है कि सबसे पहले यदि आपको ये मिलता है तो आप ये अटेम्प्ट करें। ये क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसके क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो तुरंत टिक कर दोगे, आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले मामले में नहीं पढ़ना। और ये 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई थिंक 20 मिनट में भी हो जाएंगे, और कोई बात नहीं यदि 30 मिनट भी लगे तो ले लो, क्वेश्चन हो रहे हैं तो। आप देखोगे कि इसमें से आप 15 क्वेश्चन तो आराम से बना दोगे। बहुत ज़्यादा पेपर इतना लेवल नहीं बनाता कि आप आधे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओ, इतना तो आप कर दोगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जीके वाला पार्ट या फर्स्ट पार्ट या जो भी इसको आप कहते हो वो सॉल्व करना है। और आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको रिकॉल वहाँ कर पाओ या ना कर पाओ, आप उसको पढ़ के गए हो या नहीं गए हो, आपने करंट अफेयर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो भी कुछ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ते हुए इस पेपर के हर एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। आपको लगता है इजी वे में हो रहा है तो करो, क्योंकि टोटल मिला के क्वालिफाई नंबर आने चाहिए। माना इसमें क्वेश्चन आते होंगे या टाइम खराब कर दिया तो वो कभी मत करना। ये इसमें 30 मिनट से ऊपर किसी भी स्थिति में नहीं देना है, बहुत बड़ी गलती हो। हम तो ये कहेंगे 20 ही दो, और 20 से ज़्यादा का आएगा भी नहीं है। 20 मिनट में आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको मेन टाइम इसमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी स्थिति में 30 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। यदि 30 से ऊपर जा रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि हमको ऐसा उम्मीद है कि 30 में से 30 तो ये किसी के सही होते नहीं है। होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 30 से ऊपर नहीं देना है, 30 से कम में इसको सॉल्व करना है। अब बात करें फिजिक्स की, तो इसका बाद जो रिमेनिंग टाइम है वो फिजिक्स में ही जाएगा। ठीक है, अब देखो समझने की बात क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल वाला कैंडिडेट है या कोई अदर स्टेट वाला कैंडिडेट है। ठीक है, और ये जो अदर स्टेट वाला कैंडिडेट है इसको टोटल मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए 90 चाहिए। इनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, 15 आपके फर्स्ट पेपर में आ जाएंगे, तो अब आपको क्वालिफाई करने के लिए 75 मार्क्स चाहिए। तो आपकी जो पहली कोशिश रहेगी वो 75 मार्क्स को गेन करने की रहेगी। आप कहेंगे आप हमको छोटा सोचना मत सिखाओ, आप हमसे ये कहो कि सर 120 में से 115 करने हैं। हम तो ये कहेंगे 120 में से 121 कर दो, हमको क्या तकलीफ़ है। लेकिन सिलेक्शन ऐसे होता ही नहीं है। सिलेक्शन के 2 लेवल होते हैं जिनको पार करना ज़रूरी है। सिलेक्शन के कितने लेवल हैं? 2। पहला होता है सिलेक्शन का लेवल, सिलेक्शन सिक्योर करना, और दूसरा होता है रैंक डेवलप करना। दोनों में अंतर है।
पहले इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो ये कभी नहीं आएगा। हमने कहा है फर्स्ट रैंक लाने वाला कभी भी उसको पता नहीं होता कि उसकी रैंक आएगी, क्योंकि वो खुद को जानता है ना। आपसे 100 किलोमीटर, आपसे 500 किलोमीटर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके बारे में पता है क्या? उसको नहीं पता है। तो ये जो कहते हैं कि सब मेरे को पहले ही पता था मेरी फर्स्ट रैंक आएगी, आप ये कह सकते हो कि आपकी अच्छी रैंक का आइडिया था, फर्स्ट का नहीं कह सकते। इसलिए रैंक कितनी बनेगी वो आपका एग्ज़ाम पेपर डिसाइड करेगा, लेकिन सिलेक्शन लेने की कोशिश आपकी रहेगी। तो सिलेक्शन लेने के लिए इस रेशो को जनरल या अदर स्टेट वाले को फॉलो करना है, 15 + 75। इसका मतलब आपको रिलैक्स होके जाना है कि हमको 120 में से करने कितने हैं? केवल 75, ज़्यादा करने ही नहीं है। क्या होता है दुनिया में एक नियम है, हमको क्या होता है कई सारे नियम पता भी नहीं होते। ये सफल आदमी जो हैं बहुत सारे अलग अलग नियम इस्तेमाल करते हैं। छोटा टारगेट बना के ज़्यादा कर दोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ज़्यादा टारगेट बना के छोटा कर दोगे तो खुद को परेशान कर लोगे, डिप्रेशन में ले जाओगे। रिपीट कर रहे हैं, 75 का सोचे और 90 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो खुशी होगी कि 90 फिजिक्स में आ गए, 15 वहाँ आ गए, टोटल मार्क्स मेरा जो है 105 बन गया। लेकिन आपने सोचा कि नहीं मुझे कम से कम 120 में से 100 करने हैं, और आप वहाँ अटेम्प्ट 70 कर पाए या आप सही क्वेश्चन 70 कर पाए, तो आपको डिप्रेशन आएगा। तो डिप्रेशन वाला काम तो करना ही नहीं है। मिनिमम सोच के मैक्सिमम करो, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। हम ये नहीं कह रहे कि सिलेक्शन के लिए आप 75 क्वेश्चन करके रुक जाओ, रुकना तो है ही नहीं, रुकना तो 120 तक है। 120 तक आप करते रहो, ये रखो कि ज़्यादा लोड नहीं लेना, 75 करने हैं, 15 वहाँ से हो जाएंगे, काम हो जाएगा। 70 की जगह में 80 कर लो, यहाँ पे 15 to 20 वेरी करेगा, ठीक है। अब माना कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको 75 मार्क्स लाने हैं, और ये 2 पोर्शन में डिवाइड है, 15 और 60, ठीक है। तो उसको कितने लाने हैं? 15 तो उसमें आ जाएंगे, और केवल 120 में से आधे नंबर लाने हैं। तो परेशान होना ही नहीं, आधे ही तो करने हैं, और आधे तो उसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे टिक कर देना उनको, ठीक है। अब क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम पेपर में 3 तरीके के आते हैं। पहले आएंगे इजी, आप समझते हो इजी क्वेश्चन का मतलब? ऐसे क्वेश्चन जिनमें पेन नहीं चलाना पड़ रहा, या एक लाइन लिखने के बाद या एक स्टेप के बाद 2 स्टेप के बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, वो कहलाते हैं इजी क्वेश्चन। दूसरे आएंगे वेरी हार्ड, और तीसरे आएंगे हार्ड। सर ये क्या व्यवस्था है? ये दोनों किस्म के जो क्वेश्चन हैं, ये दोनों प्रजातियों के जो क्वेश्चन हैं वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करने हैं। अरे सर ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आपने केबीएस में तो कुछ और कहा था। केबीएस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी साहब, इसलिए हर एक एग्ज़ाम पेपर का जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग होता है, एक स्ट्रेटजी से काम थोड़ी चलता है। आपके एग्ज़ाम पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप इसलिए कर रहे हो कि आपको करना है, आंसर देना है, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। तो इजी क्वेश्चन को आप तुरंत करते जाओ, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दबाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। हार्ड क्वेश्चन क्यों करने हैं साथ साथ में? वेरी हार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जिस क्वेश्चन को आप पढ़े हो उसको आप जानते ही नहीं हो, और यदि आप उसको नहीं जानते हो, आप उसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, या आपने उस तरह के क्वेश्चन को नहीं देखा है, या आपको ये रियलाइज़ हो गया कि भैया ये मेरे से तो होगा नहीं, तो वो वेरी हार्ड में आ रहे हैं। उनको भी तुरंत टिक लगा देना, जो भी ऑप्शन आपको पसंद आ रहा है, जिससे लोड कम हो जाएगा। जब आप इस तरीके से करते हुए आओगे तो बीच में कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक पढ़ा तो है, मुझे फॉर्मूला भी याद है, और ये उस तरीके से सॉल्व हो सकता है, मैं इसका आंसर लाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एक वहाँ पे पर्पल कलर का टिक आता है, मतलब सेव एंड रिव्यू का मतलब, उसमें आप क्वेश्चन को वापस एक बार करना चाहते हैं तो आप वो टिक लगा दें, दोबारा आके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। सेकेंड राउंड करने के लिए कोशिश करना। माना इस पेपर में एंट्री करते वक्त सोचो ऐसे कुछ घटना हो जाए कि फिजिक्स में पेपर एंट्री करते वक्त आपके पास 120 मिनट ही बची हैं। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, फिजिक्स में आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके एंटर करना है। यदि फिर भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन बन रही है कि 120 मिनट ही बची हैं, तो भी डिप्रेशन नहीं लेना। पेपर का लेवल इतना तो कभी देता ही नहीं है कि वो 120 मिनट में सॉल्व ना हो, क्योंकि उसको भी ऊपर जवाब देना होता है। वो तो रेयरेस्ट केस होता है कभी कभार जो बिगड़ता है, लेकिन हर एक पेपर इस तरीके से डिजाइन होता है कि दिए गए टाइम इंटरवल में वो पूरा हो जाए। वो बात अलग है कि अब कोई ऐसा स्टूडेंट उठ के चला गया जिसको कुछ ही नहीं पता है, तो वो तो उसको तो 120 दिन दे दो,
तब भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लोड नहीं लेना, 100 मिनट बची हैं तो भी लोड नहीं लेना, टेंशन करनी नहीं ज़िंदगी में। हमारा ये आप जो जेस्चर है इसको याद रखो, टेंशन नहीं करनी है। 100 मिनट बचे, 120 बचे, पेपर हो ना हो, रिजल्ट कुछ भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए, ये हो गया आपके एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड थॉट प्रोसेस। इसमें हम वापस बताएं, आपने 5-7 क्वेश्चन किए, एक भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आप तो कोशिश करते रहो 3 घंटे तक। आपको लग गया 2.5 घंटे के बाद कि भाई पार नहीं पड़ेगी, तो भी करते रहो। उसके डिसीजन का भरोसा नहीं है, जब वो कब पलटी मार जाए, कब आपके फ्यूचर को बड़ा शानदार कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं। एक बात और ध्यान रखना, ज़िंदगी में आभार हमेशा व्यक्त करना। जैसे आभार व्यक्त करने का ग्रेटिट्यूड नेचर की क्यों कह रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर में जब आप जाओ तो आप किसी भी गॉड को, अल्लाह को, परमात्मा को, किसी भी व्यक्ति को आप मानते हैं। हमारी बात ये बहुत ध्यान से सुनना, आप एग्ज़ाम पेपर से पहले जा रहे हो, किसी को मानते हो नहीं मानते हो, माता पिता की बहुत रेस्पेक्ट करते हो, जो भी आप करते हो, तो उसका ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करना। कैसे, आप एमपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप इतने लायक तो हुए कि आप एक एमपी टेट वर्ग 1 का पेपर देने में सक्षम हो। ठीक, तो पेपर देने से पहले आपसे गॉड से, परमात्मा से, भगवान से, अल्लाह से, जो भी आपका गॉड है, उनसे ये कहना है कि मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। ये कब कहना है, आपके एग्ज़ाम पेपर के वाले दिन। कि एग्ज़ाम पेपर वाले दिन ज़्यादा मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही पढ़ना, एग्ज़ाम पेपर से पहले ही ख़त्म कर दो। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले या सुबह जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो वहाँ कहना है कि जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, अब जो भी उस एग्ज़ाम पेपर में होगा वो आपका डिसीजन होगा और मुझे एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते, आपको गलत करने की परमिशन है ही नहीं। भगवान को कभी भी गलत करने की परमिशन नहीं है, वो हो सकता है आपके संग अच्छा ना करे पर बुरा कभी नहीं कर सकता। तो उसका जो भी डिसीजन आएगा मुझे एक्सेप्टेड होगा, उसमें मेरा कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। आप और कई सारे बच्चे तो भगवान को पटाते और हैं, हे भगवान एमपी टेट वर्ग 1 का क्लियर करवा दे, तेरे को सभा मुनि का प्रसाद चढ़वाऊंगा और जागरण होगी और रामायण होगी और भंडारा चलेगा। भगवान है वो, उसको पटाओगे क्या तुम? रिलैक्स हो गए, भगवान देख खुशी में तो मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरी यदि क्वालिफाई होता हूँ और मुझे खुशी होगी तो मैं करूँगा, लेकिन यदि क्वालिफाई नहीं हो पाया तो मैं अच्छा डिसीजन समझ के उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, यदि आप मेहनती हो तो इस बात को बड़ा ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा कहने से क्या है कि गॉड को थोड़ा सा यदि है तो अच्छा लगता होगा। आप जहाँ से भी पूरी ज़िंदगी में ध्यान रखें, आप जहाँ से भी कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वहाँ आभार व्यक्त जरूर करें कि थैंक यू सो मच। जैसे एग्जाम पेपर से आओ, थैंक यू गॉड, सब कुछ अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप हमने जो ये ब्लॉग बनाया है इसमें क्या आना चाहिए, भगवान से आपके एग्जाम पेपर से पहले बातचीत। आप कहेंगे सर ये छोटी छोटी बातें आप करते हुए शोभा नहीं लगते, आप तो एनएलएम पढ़ाओ, आप ऑप्टिक्स पढ़ाओ, ये भगवान भगवान की क्या बातें कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि हमारा एक छोटा भाई है, यंगर ब्रदर, उसको भी हम कई सारी ऐसी बातें बताते हैं, कई सारी बातें ऐसी सिखाते हैं, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से हमें उसकी टेंशन है वैसे ही आप सब लोगों को, तो आपके लिए भी उतनी ही टेंशन हमको लगती है कि क्योंकि छोटी छोटी बातें सिलेक्शन रोक देती हैं, आपकी मेहनत को ख़त्म कर देती हैं, और आप सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे उससे हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर ये है कि आप ले लें। ठीक है, तो इस वजह से हम बातें सिखा रहे हैं। एग्ज़ाम पेपर से पहले वाली जो नाइट है वो स्लीपिंग नाइट होनी चाहिए, उसमें आपको सोना ही है। कई सारे स्टूडेंट जनरल के डब्बे में उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो ट्रेन की पटरी है वो बार बार कट 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 करके चेंज हो रही होती है, आप भी ऐसे ऐसे हो रहे होते हो, नींद ले ही नहीं रहे हो। इस माइंड को रिलैक्स करो। ठीक है, आप सो जाओ, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, आप जिस सेंटर पे आए हो, यदि पॉसिबल नहीं है तो एक दिन पहले चले जाओ, एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सोने की व्यवस्था आप रखें, सुबह जाके सो लें। ऐसा ना करें एग्ज़ाम सेंटर पे सुबह 8 बजे पहुँच कर बैठें। आप यदि आपको लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं है तो किसी भी आसपास की सस्ती से सस्ती, महंगी से महंगी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, धर्मशाला लें और सो जाएं। वो ज़रूरी है। खाना खा के ज़रूर जाएं, इतना खाना ना खाएं। कई लोग यहाँ तक खा लेते हैं, वो बाहर आ रहा होता है, वो नहीं करना। आपको लिमिट में आप जो खाते हैं ना उससे हाफ खाना है, और हाफ खाने के बाद एग्ज़ाम पेपर में जाना है रिलैक्स होके। पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट अलाउ होती है, ध्यान रखना। जो ट्रांसपेरेंट बोतल है जो आर पर देख सकते हैं वो अलाउ होती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी की बोतल लेके जाएं। कभी कभार नींद जैसा कुछ बने
क्वेश्चंस ना हो आपसे तो एक जो है आप पानी पी सकते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या होगा कि वो जो माइंड सेट है वो वापस से फोकस होगा और आप अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, लास्ट बात हम कर रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर जैसे ही ख़त्म होगा या तो वहाँ स्क्रीन पे लेस देन 90 लिखा होगा, सॉरी आपके जो मार्क्स हैं वो 90 से कैसे हैं कम, या आपके मार्क्स जो हैं वो 90 से ज़्यादा लिखे होंगे। इन दो में से ही एक कंडीशन बननी है। जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 75 काउंट कर लेना, 75 से ज़्यादा या 75 से कम, और ये दोनों ही डिसीजन है, मतलब एमपीटेट का पेपर का और गॉड का। तो इन दोनों ही स्थिति में कभी आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है, आज के बाद मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगा। ये फालतू के डिसीजन नहीं लेने। आपकी उम्र जितनी है ना उतने व्यक्ति बहुत समझदार होता है, और हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आप बहुत मैच्योर स्टूडेंट हो, बहुत समझदार स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी हमको कहना इसलिए पड़ रहा है कि कोई कहीं भी किसी कोने में ऐसा स्टूडेंट हो जो नेगेटिव स्टेप मत उठा लेना। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कभी कुछ नहीं मिलता। फालतू ड्रामेबाजी की बातें नहीं। आपने मेहनत कर दी, आपका काम हो गया। अब जो भी आपका रिजल्ट आए लेस देन 90 या ग्रेटर देन 90, इस एग्ज़ाम पेपर को देने के बाद जब आप घर पे पहुंचोगे तो रास्ते रास्ते में आपकी नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हो जानी चाहिए कि मेरा रिजल्ट यदि ग्रेटर देन 90 है तो मुझे क्या करना है अब कल से, यदि मेरा लेस देन 90 है तो मुझे क्या करना है। ये नहीं कि रो रहे पकड़ के भगवान मेरे संग ऐसा क्यों करता है, फालतू का नहीं करना। आपके संग फादर मदर जाएंगे, गर्ल्स जो हैं वो अपने फादर मदर को शायद लेके जाएँ, हस्बैंड को लेके जाएँ, छोटे बच्चे हैं उनको भी हो सकता है वो भी साथ जाएँ। तो उनको कहीं रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि आप बहुत कमज़ोर हो। और कमज़ोरी कहाँ जाहिर होती है? कमज़ोरी इस बात की नहीं है कि आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ये कोई कमज़ोरी नहीं है। कितने राजा ऐसे हैं जो अपनी जंगों को हार गए, कितने नेता ऐसे हैं जो चुनावों को हार गए। तो हारना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे, फादर मदर, आपका जो रिलेटिव है वो क्या सोचेगा, यार ये अंदर से बड़ा कमज़ोर है, पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गया, वो रोने लग रहा है। अपने फादर मदर पूछें कि भाई पेपर कैसा हुआ, जो भी है अच्छा है, लेस देन 90 डिस्क्वालीफाई हो गया मैं, कोई बात नहीं, फिर कुछ अच्छा होगा, मैंने मेहनत की है तो कुछ अच्छा लिखा जरूर है। तो इस तरीके का माइंडसेट जो है आपकी लाइफ को बेटर कर सकता है। कोशिश की है हर एक पॉइंट को समझाने की, जो प्रॉब्लम बनती है, जो हम करते थे अपने साथ, वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। यदि आप हमारी इन बातों के पॉजिटिव इंटेंशन को, सकारात्मक उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं तो हम माफ़ी चाहते हैं अपनी बात ना समझा पाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने हमें इतने समय तक सुना, हमारी फिजिक्स को समझने की कोशिश की, हमारी बातों को समझने की कोशिश की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई होंगे, बहुत अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। रिजल्ट कुछ भी आए टेंशन मत करना, और टेंशन कभी होती भी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना ऑफिस टाइम में करो, और ये भी कोशिश करना पहले आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर दो, एग्ज़ाम पेपर के बाद भी आप कर सकते हो।